हमने बिल्डिंग का एग्जाम्पल किया था, तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या कहा था, बिल्डिंग है 10 लाख का मैंने इंश्योरेंस करवाया है। हुआ क्या, बिल्डिंग का टॉप जो है डैमेज हो गया। इसका मतलब डैमेज और डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है, तो डैमेज और डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, आपका जो है पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन होता है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखना है। कल हमने जो भी चीज़ें करी ना, उसमें या तो इंट्रोड्यूस किस ईयर में किया गया, कितने डेज की जो है मैच्योरिटी पीरियड रहता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आपने घबराना नहीं इस चीज़ को लेके कि हमें समझ नहीं आ रहा है। वहाँ से आपसे सिर्फ बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी। जो कि आप ये टेस्ट देख रहे हो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं जो हम पहले कर चुके हैं, और आप लोग आगे पूरे एफिशिएंट होकर उस चीज़ को कर सकते हो। अब ये बताना है आपने, देखो एक स्पेसिफिक कॉज है जब आपका लॉस कवर किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी का। किस केस में, फायर, आपका विंड स्टॉर्म आ रहा है, फ्लड आ रहा है, थेफ्ट आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, राइडर, सब्रोगेशन, अंडर राइटिंग या पैरेंट, बस सिंपल। उसके बाद जो है अमाउंट टू बी पेड टू अ होल्डर ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एट ऑब्लिगेशन मैच्योरिटी, इसे क्या कहते हैं, पेड अप वैल्यू, सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू या सम एश्योर्ड। हाँ जी, ऑब्लिगेशन की जब फाइनेंशियल ये बोल रहे हैं ना कि अमाउंट जो आप पे करते हो जब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का जो है मैच्योरिटी पीरियड आता है, तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। सिंपल सा आंसर है। अंडर राइटिंग ये सब मैं कल करवा दूंगी, ठीक है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के जो है पर्टिकुलरली आप अलग से जो है नोटिस निकाल रहे हो, उसे कहते हैं, ठीक है। पर ये सब कल मैंने कहा है 500 वन लाइनर्स में आपको सब क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर दो। व्हाट इज द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कवर्ड फॉर एन इंडिविजुअल बाय इंश्योरेंस कंपनी। देखो, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी कवर्ड फॉर एन इंडिविजुअल बाय इंश्योरेंस कंपनी को क्या कहते हैं, क्लेम कहते हैं, कवरेज कहते हैं, डिडक्टिबल या डेथ बेनिफिट, कवरेज कहते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, पर्सन एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, ये बताओ कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट का जो है स्ट्रिक्ट जो है आपका कंट्रोल रहेगा इंश्योरेंस बिजनेस पे। LIC कंपनी एक्ट, IRDA, ठीक है। करंट सेक्शन वाला एक बार देखना है, सेक्शन अंडर विच 149 क्वेश्चन 149 अंडर विच सेक्शन इज नॉट अलाउड। सेक्शन 21 होना चाहिए, ठीक है, सेक्शन 21। तो ध्यान रखना है, ये सब मैं कल पूरा क्लियर कर दूंगी। सेक्शन 21 के, लेकिन इसमें सेक्शन 35 दिया हुआ है आंसर की में, सेक्शन 21 होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को कल करवा दूंगी। जितने भी सेक्शन है, कुछ एक मैंने कल करवा दिए, एक साथ मैं इसलिए नहीं करवा रही ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मैं एक एक करके सारे सेक्शन क्लियर करूंगी, तो उनको ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सिविल स्कोर ये कल करेंगे, ठीक है। सिविल स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कभी भी हो आपका, जब अगर आपने किसी चीज़ पे पेमेंट करी है, उसके बाद आपका एक एनुअल स्कोर बनता है जिसे हम सिविल स्कोर कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सिखाऊंगी आज हम। इसमें देखो क्वेश्चन आया PFRDA, आप लोग को ये नहीं आता होगा, आज हम ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो इसके क्या है, पूछे चेयरमैन, तो आज हो जाएगा, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो, रेगुलेटरी बॉडी कर रहे हैं। रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या होता है, हमने कल चीज भी करा था, हमने कहा था एक मनी मार्केट होता है, एक कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। तो मनी मार्केट को जो है हमने कहा रेगुलेट करता है कौन, आपका RBI। वही कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है SEBI। तो ये सारी कैसी रेगुलेटरी बॉडी है, क्योंकि समहाउ उनका फंक्शन को देखती कौन है, उनका कंट्रोल किसके पास है, इन दो बॉडीज के पास है। तो सबसे पहले जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम क्या है, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि RBI का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि RBI को जो है हिल्टन यंग कमीशन के बेसिस पे जो है पहली बार ये बात रखी गई थी कि किसी तरीके का सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। किस कमीशन के अंदर, हिल्टन यंग कमीशन।
अगर पेपर में हिल्टन यंग कमीशन नहीं लिखा होगा तो रॉयल कमीशन लिखा होगा। क्या बातें समझ आ गई? और ये बात उठी कब? आपकी 1926 में। अब देखो 1926 में ये बात कही गई तो इसको लेके बिल भी तो लेकर आना पड़ेगा, बिल पास होगा तभी तो एक्ट बनेगा। तो याद रखना इस पे जो है क्या पास किया गया? आपका बिल। और वो कब आया? 1927 में। पर वो हुआ क्या? वो आपका फेल हो गया क्योंकि किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं बन पाया, यानी कि किसी भी तरह की मेजॉरिटी नहीं बन पाई। आपको पता है ना, जब आपका बिल प्रेजेंट करते हैं तो मेजॉरिटी को वोट करना होता है। अगर मेजॉरिटी का समर्थन मिल जाता है तो ही उसको बिल को पास किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका बिल पास होने में फेल हो गया, इसीलिए यहाँ पे आपका आरबीआई की फॉर्मेशन नहीं हुई। पर आरबीआई की फॉर्मेशन होने की पहली बार बात कहाँ उठी थी? हिल्टन यंग कमीशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है आप लोगों ने। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आरबीआई को फॉर्म करने के लिए एक्ट कब बना? तो आरबीआई को फॉर्म करने के लिए एक्ट बना 1934 में। अगर 1934 में एक्ट आया तो इसका मतलब फॉर्मेशन तो हुई होगी, तो 1 साल लग गए फॉर्मेशन होने के लिए। तो आरबीआई जो है ऑपरेशनल हो गया 1 अप्रैल 1935 से। कितनी बातें सबको समझ आ गई? याद रखना 1936 से पहले जो आपका सेंट्रल बैंक था वो कोलकाता में था, 36 में उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था और टिल डेट आज तक कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, हाँ जी 36 में हो गया था। ठीक है, 36 में क्या हुआ? आपका म्यांमार सेपरेट हो गया। म्यांमार के सेपरेट होने के साथ जो है आपका जो है ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कहाँ पे? मुंबई में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, जब आरबीआई ऑपरेशनल हो गया तो इसकी कैपिटल कॉस्ट यानी कि इसके पास पैसा कितना था? तो आपको पता होना चाहिए 5 करोड़ था। और एलआईसी के लिए कितना एक्सपेंडिचर दिया? 5 करोड़। और आपका आरबीआई के लिए भी कितना दिया गया? 5 करोड़। बातें क्लियर है? उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई किन किन फर्म्स को, किन किन ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करता है? तो सबसे पहले बैंकिंग को, क्योंकि आपको पता है अगर पैसे की शॉर्टेज है कमर्शियल बैंक के पास तो पैसा किसमें देना है? आरबीआई में। तो बैंकिंग, उसके अलावा फाइनेंस। अब फाइनेंस यानी कि बजाज फाइनेंस है, इनके पास जो है आपके पैसे की शॉर्टेज है तो संभव ये भी पैसा उठाएंगे किससे? आपकी आरबीआई से। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखना मॉनेटरी पॉलिसी में हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करता है वो आरबीआई करता है। उसके बाद बैंकर टू बैंकर्स कहा जाता है किसको? आपके आरबीआई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैंकर टू बैंक्स किसको कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक बैंक का हेड कौन है? आपका आरबीआई। और आपका बैंकर टू गवर्नमेंट भी किसको कहते हैं? आरबीआई का। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, अगर कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है तो पैसा कौन देता है? आरबीआई देता है। आरबीआई के पास कितनी इन्वेस्टमेंट है? उस टाइम का तो हमें पता है 5 करोड़, आज का तो नहीं पता। पर आज के डेट में हम आरबीआई की जो वैल्यूएशन करते हैं वो उसके फॉरेन एसेट के हिसाब से करते हैं। क्या बातें समझ आ गई? फॉरेन एसेट का मतलब क्या होता है? जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से कैश आता है हमारे इंडिया में। और याद रखना कभी भी हमारे कोई लोन है वो वर्किंग है किसी और कंट्री में तो वो हमें पैसा करेंसी इंडियन रुपी के फॉर्म में नहीं भेजते हैं, वहाँ की लोकल करेंसी के फॉर्म में भेजते हैं। अगर मेरा अकाउंट एसबीआई में भी है ना, तो अगर मेरे किसी जो मेरी फैमिली मेम्बर है उन्होंने मुझे पैसा भेजा है ना तो एसबीआई में नहीं जाता, वो हमेशा आरबीआई के पास जाता है। वो उसको जो है आपका जो है क्या करते हैं? कन्वर्ट करके भेज देते हैं किसमें? आपके एसबीआई में, यानी कि किसी भी बैंक। कितनी बातें सबको समझ आ गई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आप लोगों ने मुझे बताना है आरबीआई किन किन को रेगुलेट करता है? बैंक्स को और फाइनेंस को, उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी। बैंकर टू बैंक्स किसको कहते हैं? आरबीआई। और बैंकर टू किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को कहते हैं। पहली बार आरबीआई होना चाहिए के बाद किस कमीशन में? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन। आया कब ये बात? 1926 में। फिर उसको जो है वे फॉरवर्ड करा, बिल पास किया किसी 1937। क्या वो पास हो गया? वो फेल हो गया क्योंकि मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। अब आपने मुझे बताना आरबीआई का एक्ट कब पास हुआ? 1934 में। आरबीआई ऑपरेशनल कब से हुआ? 1 अप्रैल 1935। तो इसके पास कैपिटल कितना? 5 करोड़ रुपीज था। कितनी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब देखो रेगुलेशन, अब हमने कहा रेगुलेट करता है बैंक्स और इनको। अब बात है पर्टिकुलरली किन किन को रेगुलेट करता है। सबसे पहली बात आपके पीएसबी को, पब्लिक सेक्टर बैंक को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को करता है, उसके अलावा फॉरेन बैंक्स को भी करता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में काफ़ी सारे बैंक है जो कि बाहर के बैंक फंडिंग करते हैं इंडिया को, तो समाव यहाँ से भी तो फंडिंग करते होंगे। क्योंकि आपको पता होगा इंडिया का जो है काफ़ी सारे बैंक दूसरी कंट्री में भी ऑपरेशनल है और दूसरी कंट्री के इंडिया में भी ऑपरेशनल है।
नेक्स्ट आ जाओ एनबीएफसी, जैसे कि बजाज आलियांज है, वो क्या है आपका एनबीएफसी। नाबार्ड सबने सुना है, वो भी क्या है आपका एनबीएफसी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। याद रखना नाबार्ड जो है आपका एक तरह का बैंक नहीं है, वो क्या है आपका एनबीएफसी है। और नाबार्ड को भी फंडिंग कौन करता है आपका आरबीआई करता है। क्या बातें समझ आती है। वैसे रेगुलेट एंटायरली कौन करता है नाबार्ड को, गवर्नमेंट करती है, पर उसको कैपिटल रेज हमेशा आरबीआई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आरआरबी, रूरल जो बैंक्स होते हैं आपके, वो भी किस कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कौन रेगुलेट करता है आपका, आरबीआई करता है। यानी कि जितने भी तरीके के बैंक प्रेजेंट है ना मार्केट में, सबको रेगुलेट कौन करता है आपका, आरबीआई करता है। सिर्फ याद रखना है फॉरेन बैंक्स को, ठीक है, बाकी सब आप कर लोगे, सिर्फ फॉरेन बैंक का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक जो है ऑपरेशन। अब देखो क्या है, रिजर्व बैंक का काम क्या है, पैसा देना, यानी कि समहाउ लोन की फॉर्म में भी हो सकता है, इक्विटी के फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखो आरबीआई में जो भी ऑपरेशन होते हैं, कितना लोन देना है, कितना % इंटरेस्ट लेना है, उसको रिगार्डिंग डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि आरबीआई में क्या होता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जिसको अब देखो बैंक क्या है, एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम क्या है आपका आरबीआई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कैसा होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें कितने मेंबर है, 21 मेंबर। इनको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। किस लॉ के अकॉर्डिंग्स में करता है, तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अकॉर्डिंग्स में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आरबीआई में, पहला क्वेश्चन तो ये कि कितने मेंबर्स हैं, 21 मेंबर। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर इनको अपॉइंट किया जाता है तो किस एक्ट के अंदर किया जाता है, तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के अंदर। नेक्स्ट है कि आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई, तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, अब शुरुआत से लेके अभी तक मुझे बताते जाना है। हमने बात की आरबीआई, हमने कहा आरबीआई जो है आपके मनी मार्केट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। कितनी बातें समझ आ गई। अब आपने मुझे एक चीज बताना है, आरबीआई होना चाहिए यानी कि सेंट्रल बैंक होना चाहिए, पहली बार किस कमीशन में कहा, हिल्टन यंग कमीशन, उसको और किस नाम से जाना है, वो भी कब ये बात 1926। क्या इसके लिए कोई बिल लेकर आए, 1927 में, क्या वो पास हो गया, मेजॉरिटी मिली उसे, नहीं मिली। उसके बाद एक्ट कब आया, ऑपरेशनल के ईयर में हुआ, 35 में। डेट क्या थी, 1 अप्रैल, यानी कि एक ही याद रखना है। याद रखना कभी भी कोई बैंक बनता है ना, बैंक का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो याद रखना आरबीआई भी 1 अप्रैल से ही फंक्शनल हो गया। कितनी बातें क्लियर है। उसके बाद हमने बात करी कि रेगुलेट करता है किन किन सेक्टर्स को, बैंकिंग को, बैंकिंग के अलावा और मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा इसको और किन किन टाइटल से जाना जाता है, बैंकर टू बैंक और बैंकर टू गवर्नमेंट। क्या एनबीएफसी को फंडिंग करेगा, रेगुलेट करेगा आरबीआई, बिल्कुल करेगा। एक एनबीएफसी का एग्जांपल देना सर, नाबार्ड। तो नाबार्ड को फंडिंग कौन करता है आपका, आरबीआई, बट समहाउ जो है आरबीआई किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और याद रखना जब आपका नाबार्ड की फॉर्मेशन हुई थी अर्लियर, तो वो हमेशा आरबीआई के अंडर था, और बाद में गवर्नमेंट ने उसको अंडरटेक कर लिया था। क्या बातें समझ आ गई। तो इन चीज़ों को आपने बोलना नहीं है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि अगर हम कह रहे हैं कि आपका जो है आरबीआई है, आरबीआई में जो है जो भी ऑपरेशन होना है, जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट होना है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन कौन लेता है, बोर्ड ऑफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं। अब आपने मुझे बताना है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किस एक्ट के अंदर करती है, वो कब आया, 1934। आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई, 1 जनवरी 1949 को हुई। क्या बातें क्लियर है। अब आ जाओ, अब देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 मेंबर है, उसमें कौन कौन सी चीजें जो है इंक्लूडेड है। सबसे पहली बात तो ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑफिशियल डायरेक्टर में गवर्नर आ जाते हैं, वो अपॉइंट भी हो सकते हैं, नॉमिनेट भी हो सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है कि जो आरबीआई के गवर्नर है और डिप्यूटी गवर्नर्स है, वो क्या आपके हमेशा अपॉइंट होते हैं, नहीं, वो नॉमिनेट भी हो सकते हैं। ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, 4 इयर्स के लिए। बातें क्लियर है। नेक्स्ट है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। तो 10 डायरेक्टर्स होते हैं वेरियस फील्ड्स के, ठीक है, और उसके अलावा जो है 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। क्या बातें समझ आ गई। उसके बाद आ जाओ, पहला ब्रिटिश गवर्नर आरबीआई का कौन था, यानी कि पहला गवर्नर आरबीआई के कौन थे आपके, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, अब याद क्या करना है, देखो जो बॉर्न ही हुए किसके लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए, वही क्या बने आरबीआई के पहले गवर्नर। और इंडिया में राज किसका, ब्रिटिशर का, क्योंकि 34 में ब्रिटिशर्स थे, तो दिखती बात है जो बॉर्न हुए किसके लिए, आपके
पैसे को मैनेज करने के लिए और इंडिया में पैसा मैनेज कौन करता है? आरबीआई। तो पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। पहले इंडियन जो गवर्नर है आरबीआई के, उनका नाम है सीडी देशमुख। देखो सीडी देशमुख का नाम इसलिए भी याद रखना है, करंट में भी चल रहे हैं। फरवरी के करंट अफेयर में पढ़ा था कि जो मुंबई का चर्च गेट है ना, उसका नाम सीडी देशमुख के नाम पे पड़ता है। ठीक है, हाँ, जो चर्च गेट का रेलवे स्टेशन है वो वाले का नाम किस पे नाम पे पड़ रहा है? सीडी देशमुख, जो कि आपके मतलब पहले गवर्नर थे किसके? आपके आरबीआई के। इसका मतलब समहाउ ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र को। इतनी बातें सबको समझ आ गई? भूलोगे तो नहीं चीजें। अब चलो नेक्स्ट है करंट गवर्नर कौन है? तो करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास। पर पेपर में ये नहीं पूछेंगे करंट गवर्नर कौन है, वो ये पूछेंगे किस नंबर के गवर्नर है। तो ये क्या है? 25th गवर्नर है। पहले इंडियन कौन है आपके? सीडी देशमुख। और पहले गवर्नर आरबीआई के सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि बॉन्ड हुए किसके लिए? आरबीआई में पैसा चलाने के लिए। क्या बातें क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ। डेप्यूटी गवर्नर इस टाइम कौन कौन है? तो टी रविशंकर, राजेश्वर राव, माइकल पात्र, एम के जैन। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो भगवान को क्या कहते हो? रवि कहते हो ना आप लोग। देखो रब कौन है आपके? शंकर है। कौन है? रब कौन है? शंकर है। शंकर का क्या चल रहा है? राज चल रहा है। राज चल रहा है क्योंकि वो कैसे? आपके ईश्वर है। ठीक है, अब देखो चीजें क्या है। मैंने शुरुआत से क्या कहा? मैंने कहा रब क्या है? आपके शंकर है। रब कौन है? आपके शंकर है। उनका राज चल रहा है क्योंकि वो ईश्वर है। अब देखो चीजें क्या, आप गलत काम करोगे तो उनके पास क्या है? पात्र है। अब दिखती बात है, हम भगवान के आगे जय जयकार करते हैं। अब होता क्या, हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ भगवान की प्रार्थना ही कर सकते हैं, अल्टीमेटली हर चीज झोली में हमारे भगवान ने देना है, यानी कि हमारे पात्र में हर चीज किसने देनी है? आपकी भगवान ने देना है। बातें समझ आ गई? तो मैंने कहा रब कौन है? आपके शंकर, यानी कि रवि शंकर। राज है क्योंकि वो ईश्वर है, राजेश्वर राव। पात्र है क्योंकि हमने क्या कहा? हम तो सिर्फ जय जयकार कर सकते हैं, हमारे पात्र में तो सब कुछ वही देंगे। तो पात्र से हो जाएंगे पात्रा, और लास्ट हो जाएगी जय जयकार से जय, तो एम के जय। ठीक है, और सारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है 2022 की, तो इसलिए आपको सारे आने चाहिए। बातें समझ आ गई? अब देखो करंट, अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि करेंसी और नोट को जो है कहते क्या है बैंकिंग के टर्म में? तो आपको पता होना चाहिए कॉटन रैक कहते हैं, यानी कि जो पेपर पे जो है आपका नोट छपना है, पूरी प्रिंटिंग होनी है, उसको कॉटन रैक कहते हैं। क्या बातें समझ आ गई? और लास्ट आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? मुंबई में है। चलो आरबीआई के गवर्नर कौन? शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर कौन? और पहले इंडियन कौन? सीडी देशमुख। बातें क्लियर है? किस नंबर के बने हैं सी आपके जो है शक्तिकांत दास? 25th है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? उसके बाद आपने मुझे बताना डिप्यूटी गवर्नर कितने होते हैं? 4। नाम क्या क्या है उनके? रविशंकर, फिर राजेश्वर राव, फिर एम के पात्रा, और उसके बाद एम के जैन। ठीक है, माइकल पात्रा और एम के जैन। बातें समझ आ गई? चलो ठीक है, अब आगे नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी जिसे किस नाम से जानते हैं? सेबी। सेबी होता है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हमने कल पढ़ा था कैपिटल मार्केट, यानी कि अगर आपको पैसा लंबे टर्म के लिए चाहिए तो उसको जो है रेगुलेट कौन करता है? आपका सेबी। कितनी बातें क्लियर है? अब सेबी को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसे किया गया? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। देखो नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब, स्टैट्यूटरी होता है जो बाय मींस ऑफ लॉ होता है, और जो नॉन स्टैट्यूटरी होती है वो बाय मींस ऑफ लॉ नहीं होती, यानी कि एक एक्ट पास करके नहीं बनाया जाता। अब देखो चीजें क्या है, इसको जो है 12 अप्रैल 1988 के रेजोल्यूशन के थ्रू जो है गवर्नमेंट ने जो है लेकर आए, यानी कि एक्ट नहीं बनाया, क्या लेकर आए? रेजोल्यूशन लेकर आए। नेक्स्ट है, पर देखो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूट किया। आपसे ये पूछ सकते हैं कि फॉर्मेशन के बाद सेबी की कहाँ से उठी, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से उठी थी आपकी एक रेजोल्यूशन जो कि गवर्नमेंट लेके आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1988 में। पर उन्होंने क्या कहा था? इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई। पर हुआ क्या? एस्टेब्लिशमेंट किस फॉर्म में? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब याद रखो नॉन स्टैट्यूटरी पे सारे मेंबर जो होते हैं, जो आपके एमपीस होते हैं, उनका समर्थन नहीं होता है। जब वो स्टैट्यूटरी बनाते हैं तो पहले लोकसभा से पास होगी, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा, उसी के बाद बनेगी क्या? आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। तो उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट जो है हम करना चाहते थे नॉन स्टैट्यूटरी, पर हुई नहीं क्योंकि मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं करती, तो इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट हुआ एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हुआ कब? 1992 में। बातें समझ आ गई? तो आपकी जो है सेबी बनी कब? 1992 में बनी। क्लियर है इतना? उसके बाद जो है प्रोविजन जो है किस एक्ट के अंदर आए? सेबी एक्ट।
मैंने कहा आरबीआई एक्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, और यहाँ पे भी देखो पार्लियामेंट से पास हो गया, तभी क्या बना, ये एक्ट बना। तो सेबी एक्ट आया कब, 1992 में आया। अब देखो ये फोर्स में कब आया, 30 जनवरी 1992। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि इस डेट में जो है अल्टीमेटली फॉर्मेशन हुई, तो 30 जनवरी 1992 को हुई है। नेक्स्ट है, ये किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो सिक्योरिटीज। देखो सिक्योरिटीज मैंने कहा था या तो डेब्ट होता है या आपका शेयर होता है। शेयर लगा रहे तो वो हमेशा स्टॉक मार्केट में लगते हैं, बातें समझ आ गई। तो सिक्योरिटीज हमेशा कहाँ लगते हैं, स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट को भी कौन देखता है, सेबी। और आपको पता होगा जो म्यूचुअल फंड होते हैं, आपके स्टॉक मार्केट होता है, वो हमेशा ऑलवेज जो है मार्केट रिस्क होता है, ऑलवेज सब्जेक्ट टू रिस्क होता है। और नेक्स्ट क्या लगाएगा, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को भी रेगुलेट करेगा कौन, आपका सेबी। कितनी बातें क्लियर है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है, सेबी का जो है पेरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है आपकी सेबी को कंट्रोल करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर का है मुंबई। देखो चाहे बात कर लो आरबीआई की, चाहे बात कर लो सेबी की, दोनों का कहाँ है, मुंबई में है। मेंबर कितने रहते हैं, 10। अब ये अपॉइंटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थी चेयरपर्सन की, जिनका नाम है मधावीपुरी उच्च, और ये न्यूज़ में बड़ी चल रही थी। और आपको पता है ये अपॉइंटमेंट भी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास के, तो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्टिकुलर अगर आप पूछो कि सेक्शन में आएगा, तो फॉर श्योर आपकी इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर में आएगा, ये आपके करंट अफेयर में नहीं आएगा। कितनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चेयरपर्सन कौन है सेबी की, मधावीपुरी उच्च, ठीक है। अब याद कैसे करना है, देखो चीज़ें क्या है ना, अब आपको समहाउ पता है कैपिटल मार्केट में अगर पैसा लगाते हो, मिले ना मिले क्या पता, तो आप क्या कर रहे हो, आधा पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हो। कैसा पैसा, आधा से याद रखोगे, आधा किस में आता है, मधावी में आता है। क्या बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, पूरी है, पूरी आप लोगों ने देखा होगा ना, हम कह रहे हैं पैसा तो हम पूरा लगा सकते थे, बट समहाउ रिस्क हो सकता है, तो हम पैसा कैसे लगाएंगे, आधा। तो पूरा पैसा नहीं लगाया, यानी कि पूरी, ठीक है। आपने पैसा कैसा लगाया, आधा, तो मधावीपुरी उच्च हो जाए, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन, किस नंबर के हैं, 25 हैं, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। अब इतनी बातें क्लियर है। अब देखो ये जो फंक्शन करते हैं ना, ये पर्टिकुलर 3 कैटेगरीज में करते हैं। पहले क्या है, इशूअर को कर सकते हैं, नेक्स्ट इन्वेस्टर, और तीसरा इंटरमीडिएरीज। पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से रेगुलेटिंग बॉडी में इंटरमीडिएरीज भी पार्टिसिपेंट होते हैं, तो आपके किस में होते हैं, सेबी के फॉर्म में होते हैं। यानी कि कैपिटल मार्केट मैंने कहा ना, एक इन्वेस्टर दूसरे को बेचेगा, एक इन्वेस्टर अगर दूसरे को बेचेगा तो दिखती बात है बीच में इंटरमीडिएट कितने सारे होंगे। एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेच लिया, यानी कि पहला वाला जो है वो इंटरमीडिएट बन गया। तो इंटरमीडिएरीज वर्ड कहाँ पे आता है आपका, सेबी। तो सेबी 3 तरह से फंक्शन करता है, इंश्योरर को भी, इन्वेस्टर को भी फॉर्मेट में, और इंटरमीडिएरीज के फॉर्मेट में। क्या बातें समझ आ गई, चलो ठीक है। अब फटाफट आपने मुझे बताना है, सेबी के लिए जो है पहली बार कहा गया इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे, किस ईयर में कहा गवर्नमेंट ने, 1988 में। सेबी के लिए एक्ट पास किया किस ईयर में, 1992। फॉर्मेशन कब हुई, 30 जन 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। अब ये फंक्शन करते हैं 3 तरीके से, कौन कौन से, इन्वेस्टर, इंश्योरर, और उसके अलावा इंटरमीडिएरीज। बातें क्लियर है। आपने मुझे बताना है आपकी जो चेयरपर्सन सेबी की कौन है, मधावीपुरी उच्च। मैंने कहा पूरा पैसा लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर हुआ क्या, हमने सोचा आधा ही लगा लेते हैं, तो आधा से हो जाएगा मधावी और पूरा से हो जाएगा पुरी, तो मधावीपुरी उच्च हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आपका जो है एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंश्योरेंस सेक्टर में फंडिंग करते हैं। कितनी चीज़ें क्लियर होगी। अब सबसे पहली चीज़ है, हमने ये बार बार पढ़ा था, हमने कहा था कि IRDAI जो है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, हम चाहते कैसे थे इसको ऑटोनॉमस बॉडी, पर बनाई कैसी, स्टैट्यूटरी बॉडी। इसके लिए एक्ट लेके आए 1999 में, तो इस्टेब्लिशमेंट भी हुई 1999 में। इतनी बातें क्लियर है। अब ये किसके रिकमेंडेशन पे हुई, मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई। अब चीज़ें क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद में, आज पेपर में आया था, ठीक है, आया था ना इस वाले सेक्शन में। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, IRDAI का हैदराबाद में है।
रेगुलेटरी सेक्टर ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेट करते हैं इंश्योरेंस को और किसी सेक्टर को रेगुलेट नहीं करते। चेयरपर्सन का नाम है देव आशीष पांडा। अब देखो आपने इंश्योरेंस ले लिया, आशीष क्या होता है आपका मतलब सुकून मिलना ना, तो याद रखना सुकून कब मिलने वाला है आप लोगों को, जब आपने इंश्योरेंस ले लिया, यानी कि आशीष को क्या कहते हैं, सुकून मिलना। तो देव आशीष पांडा जो है आपकी क्या हो जाएंगे, चेयरपर्सन इसके IRDAI, ठीक है। अच्छा ये बताओ सेबी कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। वो बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एज ए नॉन स्टैट्यूटरी, पर हमने क्या कहा, बॉडी कैसी बनाई, स्टैट्यूटरी। कब बनाई, 1992 में। अगर बाय मींस ऑफ लॉ यानी कि कोई एक्ट लाया जाए ना तो हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। चलो आ जाओ, मेंबर कितने रहेंगे, 10। उसमें क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, जो कि अपॉइंट करते हैं कौन, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब मैं करवा चुकी हूँ, तबलेश पांडा एंड जगन्नाथ, मैंने कहा था ये लेटेस्ट अपॉइंटेड है और डेट भी लिखी थी 13 मार्च को, और एक तो 1 अप्रैल को अपॉइंटेड है। तो ये सब हम, हाँ जी LIC, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये जो है इनके भी जो है आपके मेंबर्स हैं, मेंबर होने में और चेयरमैन होने में बड़ा फर्क होता है। क्या बातें समझ आ गई? तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलो देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड। तो देखो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये भी कैसी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 12 जुलाई 1982 में, ठीक है, और ट्रांसफर किया सारे एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफ RBI। तो RBI पहले जो है एग्रीकल्चर के जितने भी क्रेडिट, जितनी भी फंडिंग होती थी वो करता कौन था, RBI। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारी इंडिया का जितना भी GDP आता है, जितना भी पर कैपिटा इनकम, जितना भी पैसा जनरेट हो रहा है वो एग्रीकल्चर से तो हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम रेगुलेटरी बॉडी अलग से बना दें, जो किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इन्होंने क्या किया, 12 जुलाई 1982 की फॉर्मेशन कर दी, किसकी, आपकी नाबार्ड की, और किससे अलग कर दिया, आपके RBI से। बातें समझ आ गई? अब नेक्स्ट है, ये किस किस सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो आपको पता होना चाहिए, डेवलपमेंट, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर में क्या देखेगा, डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर में सुपरविजन मिलेगा, उसके अलावा फाइनेंस भी करता है कौन, आपका नाबार्ड। क्योंकि आपको पता होगा कभी भी देखो ऐसे होता है कि फसलें खराब हो गई या कोई चीज है, कोई नई कल्टीवेशन करवाना चाहते हो, उसके लिए फाइनेंसिंग हमेशा नाबार्ड करवाता है। क्या बातें समझ आ गई? नेक्स्ट है, इसके CEO कौन है, श्री शाहजी केवी, ठीक है, याद रखना है क्योंकि ये भी आई गेस नवंबर में अपॉइंटेड हुए थे, इससे पहले के नहीं। अब याद कैसे करोगे आप, सब्जी से याद रखो शाहजी, क्योंकि नाबार्ड यानी कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से क्या मिलेगी, सब्जी मिलेगी, सब्जी मिलेगी यानी कि शाहजी हो जाएंगे, ठीक है। श्री शाहजी केवी जो है CEO है किसके, आपके नाबार्ड के। बातें समझ आ गई? चलो ठीक है, बताना जरा नाबार्ड जो है, पहले बताओ नाबार्ड नहीं था, उससे पहले इनका एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट थे वो किसके पास था, उसको ट्रांसफर करने के बाद आपका नाबार्ड की फॉर्मेशन हुई किस डेट को, 12 जुलाई, फिर कितना 1982 से भी कब हुआ, 1999, पर डेट क्या है, 30 जनवरी। अच्छा RBI बना किस डेट को, 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइज कब हुआ, 1 जनवरी 1940। कितनी चीजें क्लियर है? चलो आ जाओ। नाबार्ड का हेडक्वार्टर का है मुंबई में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, नाबार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। अब देखो ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल होता है कितना पैसा था किसके पास, आपके नाबार्ड के पास 2018 तक, तो पता होना चाहिए 5000 करोड़ था, ठीक है। इसका मतलब एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा बेनिफिटेड रहता है इंडिया में, और आपको पता होगा कोविड के टाइम में हर चीज नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा था, सिर्फ एग्रीकल्चर पॉजिटिव था, और साथ में रेमिटेंस पॉजिटिव था, उसके अलावा सब नेगेटिव था, ठीक है। रेमिटेंस का मतलब होता है वही चीज कि मेरे कोई फैमिली मेंबर दूसरी कंट्री में अर्न कर रहे हैं और वो डॉलर के फॉर्म में या दूसरी करेंसी के फॉर्म में इंडिया पैसा भेज रहे हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेमिटेंस पॉजिटिव था, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव रेट में था। नेक्स्ट है, नाबार्ड की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, किसने रिकमेंडेशन दिया, तो बी शिव रमन कमेटी के बेसिस पे है, ठीक है। तो किस पे, बी शिव रमन
कमेटी। अब याद कैसे करना है? अब देखो हम क्या है, दो ही भगवान का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। हम कहते हैं यार या तो हम शिव के भक्त हो सकते हैं या फिर हम राम के भक्त हो सकते हैं, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। बातें क्लियर होगी? हमने कहा या तो हम शिव के भक्त हो सकते हैं या फिर हम राम भगवान के भक्त हो सकते हैं, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। तो बी शिव राम मन, ठीक है? तो बी शिव रमन हो जाएंगे, ठीक है? हो गया? यस। अब देखते हैं कितना याद हुआ। आज आ गया, देखो ये क्वेश्चन आया था PFRDA, तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है? अब चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से, वापस से देखते हैं कितना आप लोगों को याद होगा। RBI की बात की कि रेगुलेटरी बॉडी है, किसको रेगुलेट करती है, किस मार्केट को रेगुलेट करती है? पहली चीज मनी मार्केट। मनी मार्केट में जब भी आपको पैसा चाहिए होता है, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है? शॉर्ट टर्म कितना हो सकता है मैक्सिमम? मैक्सिमम 1 साल हो सकता है, ठीक है? इसमें कौन कौन सी फर्म्स जो है आपकी जो है पर्टिकुलर इशू करते हैं कि आपका मनी रेज करवाते हैं? पहले तो गवर्नमेंट, दूसरा तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कितनी चीजें क्लियर है? टी बिल कौन करवाता है? गवर्नमेंट करवाती। कौन करवाती? गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमने एक बात की थी डिस्काउंटेड वैल्यू। वो वैल्यू डिस्काउंट कैसे होगी फेस वैल्यू से? क्योंकि इंटरेस्ट रेट लेना होता है कि नहीं लेना होता है? नहीं लेना होता है। आपका जो टी बिल है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है? तो कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आपने मुझे एक चीज बताना, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इशू करती है, डेटिंग सिक्योरिटी, ठीक है? डेटिंग सिक्योरिटी को जो है आपकी गवर्नमेंट भी इशू करती है, एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों करती है, ठीक है? आप बताओ RBI की नेशनलाइजेशन कब? 1949। अच्छा, उसके अलावा RBI में मेंबर कितने होते हैं? 21। RBI के गवर्नर का नाम क्या है? किस नंबर के हैं? अच्छा, सेबी के लिए एक्ट आया किस ईयर में आया? 19 कितना? 92। तो 1992 में आया, जिसके बेसिस में 30 जन 1992 को उनकी फॉर्मेशन होगी। चेयरपर्सन का नाम क्या है? मधावी पुरी बुच। तो हमने क्या है, पूरा पैसा लगाने की सोची थी, पर फिर हमने क्या किया, आधा कर लिया, यानी कि मधावी पुरी बुच हो जाएंगे, ठीक है? भूलना नहीं है चीजों को। नेक्स्ट हमने बात करी थी किसकी? नाबार्ड की। आपने मुझे बताना है, जब नाबार्ड नहीं था ना, तो सारा एग्रीकल्चर क्रेडिट किसके पास है? RBI के पास। उसको ट्रांसफर किया, तो नाबार्ड की फॉर्मेशन किस ईयर में हुई? 1982 में। डेट क्या थी? 12 जुलाई। बातें समझ आ गई? अब आपने मुझे बताना है, नाबार्ड के जो है CEO कौन है? सब्जी, यानी शाहजी, ठीक है? सब्जी से क्या याद रखना है? शाहजी, ठीक है? तो शाहजी केवी जो है आपके CEO है किसके? आपके नाबार्ड। बातें समझ आ गई? अच्छा, सेबी में कितने मेंबर्स होते हैं? अच्छा, नाबार्ड में हमने पढ़े ही नहीं, क्योंकि इसमें होते ही नहीं। अच्छा चलो ठीक है। और RBI में कितने होते हैं? 21। चलो आ जाओ PFRDA। PFRDA क्या होते हैं? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका मतलब इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? फाइनेंस। पैसा देना है तो भी तो फाइनेंस का काम है, ठीक है? रेगुलेटरी सेक्टर क्या है? पेंशन फंड्स। और फंड किसका पार्ट है? आपको पता होना चाहिए, वो सारा आपका फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। तो इसका मतलब PFRDA पर्टिकुलरली पेंशन के फंड को रेज करता है। इतनी बातें समझ आ गई? अब ये जो है आपको पता है नेशनल पेंशन स्कीम, क्वेश्चन था आज भी। तो नेशनल पेंशन स्कीम को रेगुलेट कौन करता है? तो PFRDA करता है। इतनी बातें समझ आ गई? तो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ, अब वो यहाँ से हो जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बातें? अब आ जाओ नेक्स्ट। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई PFRDA एक्ट की? 2013 लिखा है, पर मैंने गलत लिखा है 2003। कब हो जाएगा? 2003। ये मुझसे बाय मिस्टेक हुआ है, तो चीजों को करेक्ट कर लेना है, ठीक है? इस चीज को यहाँ पे करेक्ट कर लो, ठीक है? 2013 नहीं है, 2003 है, ठीक है? तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? PFRDA एक्ट 2003। और कैसी बॉडी है? रेगुलेटरी बॉडी है। चेयरमैन का नाम क्या है? दीपक मोहंती। अब इनको याद कैसे करना? सबसे इजी तरीका, पेंशन मिल जाएगा तो दीपक से कम तो है नहीं। बुढ़ापे का सहारा क्या है? पेंशन ही तो है। पेंशन मिल गई तो घर में दिए जला दो, चाहे आप आप लोग चाहे आप घी के दिए जलाओ, चाहे आप जो है तेल के दिए जलाओ, पैसा तो चाहिए ना बुढ़ापे में। तो पैसा चाहिए बुढ़ापे में, यानी कि पेंशन चाहिए। पेंशन मिल गया तो आपने क्या जलाया? दीपक। और याद रखना, कभी भी शुभ काम करते हैं तो जलाते क्या है? आपके दीपक जलाते हैं। तो दीपक मोहंती जो है क्या है? आपके PFRDA के चेयरमैन है।
हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। बाकी सबके हमने पढ़े मुंबई में, पर इनका बड़ा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। बातें समझ आ गई? चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो यहाँ करने से पहले PFRDA बताओ, इनका काम क्या है, किस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं? इंश्योरेंस को कौन करता है? IRDAI, ठीक है। IRDAI के चेयरमैन का नाम क्या है? देवाशीष पांडा, ठीक है। मैंने कहा आशीष मिलेगा आपको। चलो ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने मुझे बताना है PFRDA के चेयरमैन का नाम? दीपक मोहंती। मैंने कहा दीप जल जाएंगे क्योंकि क्या है, पेंशन मिल रही है। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, एग्जाम बैंक। उससे पहले ये बताओ हेडक्वार्टर कहाँ है PFRDA का? न्यू दिल्ली में है। NPS को रेगुलेट कौन करता है? PFRDA, यानी कि NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम है, वो भी किसके अंदर आती है? PFRDA के अंदर। इसकी मार्च नहीं हुई है ना? हाँ जी, मार्च नहीं हुई है दीपक मोहंती। हाँ अभी हुए हैं। ये जितने भी लेटेस्ट में जिन जिन के नाम लिख रही हूँ ना यहाँ पे, ये समझ लो अक्टूबर से लेके आपके किसके बीच में है, सारे के अप्रैल से, सॉरी दिसंबर से लेके आपके अप्रैल के बीच के, ठीक है। तो लेटेस्ट है सारा, तो ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, एक्सिम बैंक। अब आपको पता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते चीज़ें तो पैसा चाहिए होता है, उसके लिए भी बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो कौन देता है? एग्जिम बैंक देता है। तो एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इस्टेब्लिश किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। अगर ये एक्ट के अंदर आया तो कैसी बॉडी हो जाएगी? स्टैट्यूटरी। तो ये कब आया? 1981 में आया एग्जिम बैंक, 82 में आया आपका नाबार्ड। बातें समझ आ गई? अब देखो ये क्या है, इसके फुली ऑपरेशनल कब हो गया? 1982 में। यानी कि फाउंडेशन इसकी 81 में कर ली, बट समहाउ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या पूरा मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, काफी सारे डायरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, उनको बनाते बनाते 1 साल हो गया। यानी कि मार्च 1982 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया क्या आपका एग्जिम बैंक। बातें समझ आ गई? नेक्स्ट है किस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, तो दिखती बात है एक्सपोर्ट क्रेडिट। इतनी चीजें समझ आ गई। नेक्स्ट हेडक्वार्टर का है मुंबई। आप बताओ न्यू दिल्ली में किसका हेडक्वार्टर है? PFRDA का। बाकी सबका कहाँ है? मुंबई में है। MD कौन है एग्जिम बैंक के? तो हर्ष बंगारी। अब याद कैसे करोगे? देखो सिंपल सी तरीका है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, कोई चीज बाहर से लेकर आ रहे हो, कोई चीज इंडिया से बाहर भेज रहे हो, हर्ष मतलब खुश रहोगे ना, हर्षित रहोगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा अरे यार इससे ज्यादा एक्साइटेड तो कुछ हो नहीं सकता। तो याद रखना हर्ष से भरे रहोगे कब, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे। तो हर्ष भंगारी जो है आपकी क्या हो जाएंगे? एग्जिम बैंक के MD। अब भंगार से याद मत करना, ठीक है? भंगार में नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है? हर्ष से भरे रहोगे यानी कि हर्ष भंगारी, ठीक है। मेरा भाई भी ऐसे कह रहा था घर पे कि यार भंगार बोलना तो, ठीक है। चलो ठीक है, फर्स्ट MD ऑफ एग्जिम बैंक तो RC शाह, ठीक है। तो पहले जो है एग्जिम बैंक के MD कौन रहे? आपके RC शाह। बातें समझ आ गई? चलो ठीक है, ये सारे रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में जो है, आपको पता होना चाहिए। पहले हमने बात की RBI, दूसरे है सेबी, तीसरे है IRDAI, फोर्थ कौन से करेंगे? नाबार्ड। फिफ्थ कौन से करें? PFRDA, और सिक्स कौन से करें? एग्जिम बैंक। अब फटाफट आंसर करना, इंश्योरेंस को कौन देखता है? IRDAI। आपके एक्सपोर्ट को कौन देखता है? एग्जिम बैंक। और फिर आपने मुझे बताना एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट नाबार्ड। क्या बातें समझ आ गई है? एक ऐसा पर्टिकुलर फर्म बताओ आप लोग जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 1982 में किस किस की फॉर्मेशन हुई? नाबार्ड की और एग्जिम बैंक की। एग्जिम बैंक का एक्ट कब आया? 1981 में आया, और मार्च 1982 में इसकी फॉर्मेशन हुई। नाबार्ड होना चाहिए, किसने रिकमेंडेशन दिया? हाँ ठीक बोल रहे हो, शिव रमन, बी शिव रमन। मैंने कहा शिव राम सबने मन जीत लिया, यानी कि बी शिव रमन कमेटी है, ठीक है। मल्होत्रा कमेटी ने किसकी रिकमेंडेशन? IRDAI के चेयरमैन का नाम? देवाशीष पांडा। फिर आपने मुझे बताना है मधाबीपुरी ब्रिज, ये किसकी से लिखे है? चलो आ जाओ नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन कब हुई? 1944 में हुई। कब हुई? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC US। याद रखना, अब कोई फर्म है वो क्या है, फंडिंग करना चाहती है, पैसा लोन के फॉर्म में आपको देना चाहती है, तो US में ही होंगे, क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, सारी की सारी US में है। बातें समझ आ गई? तो याद रखना वॉशिंगटन DC में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अजय बंगा। ये लेटेस्ट अपॉइंट हुए, कब हुए? फरवरी में।
और आपको ये पता होना चाहिए अजय बंगा करंट अफेयर के हिसाब से मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं पहले, ठीक है। और इन्होंने सरपास किसको किया, डेविड मलपास को। याद कैसे करना है, जो पास हो गए उसके बाद आएंगे कौन, अजय बंगा। याद रखना कैसे, कोई बंदा पास हो जाएगा आगे चला जाएगा तभी तो नया बंदा आएगा, और बंदा नया कौन आएगा, जिसको ABC सबकी नॉलेज है किसके रिगार्डिंग, आपके लोन के रिगार्डिंग। तो AB से हो जाएंगे अजय बंगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये भी फरवरी में अपॉइंट हुए हैं, परमेश्वरन अय्यर। इससे पहले ये सीईओ रह चुके हैं नीति आयोग के। इसका मतलब नीति आयोग मतलब प्लान ना, प्लान के लिए क्या लगता है, पैसा। पैसे की अच्छी खासी नॉलेज थी, इसीलिए देखो काम क्या होता है, वर्ल्ड बैंक में लोन एग्जीक्यूट करवाते हैं। लोन पे जो है एग्जीक्यूट करवाने के बाद साइन करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, और एग्जीक्यूट करवाने का काम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का होता है। तो ज्यादा काम किसका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। अब लोन एग्जीक्यूट करवाना है, पूरी चीजों का मैनेजमेंट रखना है, वो तो भगवान से कम नहीं आप लोगों के लिए। भगवान मतलब परमेश्वर से कम नहीं, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, परमेश्वरन अय्यर हो जाएंगे। बातें समझ आ गई। चलो मेंबर कितने हैं, 190 मेंबर्स हैं। यानी कि समहाउ अगर यूएस में है तो यूएन के अंडर आ जाएगा, और दिखती बात है यूएन के कितने हो जाएंगे, 190, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आप IMF के नाम से जानते हो। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई है 27 दिसंबर 1945। अब इसको याद कैसे करोगे, याद ऐसे करना है, पहले वर्ल्ड बैंक बना, अब वॉशिंगटन DC में एस्टैब्लिशमेंट होना है तो एक साल पहले दूसरा बने, दूसरी डेवलपमेंट करके दूसरा बन जाएगी। तो याद रखना 44 में बना क्या आपका वर्ल्ड बैंक, 45 में बना आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ, सेम आपका वॉशिंगटन DC US में, ठीक है। मेंबर कितने हैं, 190 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, अब देखो 190 कंट्री के लोग आने वाले हैं। अब दिखती बात है 190 कंट्री के लोग अलग अलग लैंग्वेज में तो बात नहीं कर सकते, तो इनको कॉमन लैंग्वेज उठाने, कॉमन लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। MD कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी मतलब क्या होता है आपका, क्या है एक तरह का, ऐसे समझ लो मॉनेटरी का मतलब होता है समहाउ पैसे को रेज करना। मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है कि कहाँ से पैसा आप अर्न कर सकते हो और कहाँ से आप चीज़ों को जो है सिक्योर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, वो पर्सन जो है किसी भी क्रिस्टल से कम यानी कि प्रीशियस स्टोन से कम नहीं है, जो आपकी IMF की क्या बनेगी, MD बनेगी। क्रिस्टल से क्या याद रखोगे, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम, देखो आपको पता होगा गीता गोपीनाथ जो है इंडियन ऑरिजिन से बिलोंग करती हैं, और इनको अपॉइंट करने के लिए स्पेशल अलग से पोस्ट क्रिएट की, क्या की, डेप्यूटी MD। तो पहली डेप्यूटी MD मैनेजिंग डायरेक्टर IMF की कौन बनी है, गीता गोपीनाथ। क्या बातें समझ आती। नेक्स्ट है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, UN अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो दिखती बात है जितने मेंबर UN के उतने किसके होंगे, आपके IMF के। चलो ठीक है, फटाफट आंसर करते जाना आप लोगों ने। आपने मुझे बताना है वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन कब हुई, 1944। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC। मेंबर कितने हैं, 190। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। अच्छा, उसके आपने मुझे बताना है प्रेसिडेंट कौन है, अजय बंगा। पहले किस चीज के, मास्टर कार्ड के CEO। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या, IMF। आपने मुझे बताया ना IMF की MD का नाम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। डेप्यूटी MD कौन, गीता गोपीनाथ। क्या बातें समझ आ गई, भूलना नहीं चीजों को, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई 20 जुलाई 1956 को। अच्छा ये बताओ IMF की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1945 में, और यहाँ पे आपकी IFC की फाउंडेशन कब हुई, 1956 में। पर्पस क्या है इनका कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट करना है और पॉवर्टी को क्या करना है, रिडक्शन। दोनों में क्या था, वो गवर्नमेंट सेक्टर को फंड करते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है चाहे IMF है। आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करी कि आपकी सैनिटेशन अच्छी हो जाए, वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग करी कि आपके डैम्स कंस्ट्रक्ट हो जाए। तो किसको पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट फर्म्स को दे रहे हैं, बट ये जो है पर्टिकुलर किसके लिए देगा, आपके प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली आ सकता है कि कौन सा जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए जो है आपको पैसा यानी कि लोन की फॉर्म में देगा। तो कौन देगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
नेक्स्ट है हेडक्वार्टर सेम वॉशिंगटन डीसी में है। मेंबर कितने हैं? 186 है। एमडी का नाम है मख्तार डियोफ, ठीक है, मख्तार डियोफ, जैसे मर्जी याद करो, ठीक है। अब देखो, अब याद कैसे करोगे, कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे ना। अब देखो हमने क्या कहा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आपको प्राइवेट सेक्टर को पैसा रिलीज करना है। आपने कभी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को देखा कितना मक्खन लगाते हैं, वो कितना बटरिंग करते हैं इंसान को कि समहाउ आप हमें पैसा फंड करो। तो मक्खन लगाया और मक्खन के लिए क्या बनाए, पहले तार बनाए, यानी कि तारे बनाई ये कनेक्ट करने के लिए कि हम कैसे मक्खन लगाएंगे। तो मक्खन लगाना किसके थ्रू? तार के, यानी कि मक्तार हो जाएगा। और कैसे लगाया? डिप कर करके लगाया। तो याद रखना, डिप से क्या रखोगे? दिया। बातें समझ आ गया। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो एमडी है, हमने क्या कहा, प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं? मक्खन लगाते हैं, उसके लिए कनेक्टिविटी यानी कि तारे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, और वो भी कैसे? डिप कर करके, यानी कि मख्तार डियोफ जो है आपकी क्या है? एमडी है, किसके? आपके आईएफसी। नेक्स्ट है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, वही वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट 44, देखो 44 में हमने दो कर लिए, वर्ल्ड बैंक और दूसरा कौन सा किया हमने? आईबीआरडी, ठीक है। 45 में करा कौन सा आपका? आईएमएफ। और आईएफसी कब किया? 56। तीन के हेडक्वार्टर कहाँ का है? वॉशिंगटन डीसी। आईबीआरडी हो गया, इससे पहले जो हमने किया आईएमएफ। आईएमएफ से पहले एक और करा वर्ल्ड बैंक। सबके कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और मेंबर कितने हैं? 189। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ही आईबीआरडी भी आता है और आईएफसी भी आता है सब। हाँ जी, क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि आईबीआरडी और जो आपका आईएफसी है ना, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं। सेम आपका वर्ल्ड बैंक भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आ जाता है, ठीक है। 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर आ जाते हैं। कितनी बातें सबको समझ आ गई? चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, आपको याद होना चाहिए, ये बड़ी न्यूज़ में चल रही है आजकल, इसीलिए मैंने इसको जो है प्रेजेंट कराया, ठीक है। अब चीज़ें क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है रेफर किया है किसने? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की तरह इसको जाना जाता है। यानी कि जब ब्रिक्स की सबमिट हुई ना, उसी टाइम फाउंडेशन की है किसकी? आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो शायद यहाँ पे नहीं लिखी है, उसको मैं लिख लेती हूँ। देखो इसकी फाउंडेशन जो है ऑलमोस्ट 2014 में हो गई थी। कब हो गई थी? 2014 में। अगर ये 2014 में स्टैब्लिश हो गया तो फंक्शनल कब हुआ आपका पूरी तरह से? 2015 में, ठीक है। आपके लिए जो है प्रेजेंट मतलब इसको बनाया कब गया? 2014 में। ऑपरेशनल मतलब जब इसने काम करना स्टार्ट किया तो 2015 में। हेडक्वार्टर का है शंघाई, चाइना में है। प्रेसिडेंट कौन है? दिल्मा रूसेफ। अब याद रखो, देखो चीजें क्या है, सारा कुछ यूएस के पास, यूएस के पास है। तो दिल में रोष तो आया होगा उनको, रोष मतलब गुस्सा तो आया होगा। रोष आया क्या? उनको दिल से ये बात बहुत बुरी लगी कि इन्होंने हमारे बिना कंसेंट के एक नया डेवलपमेंट बैंक बना दिया। तो हमने क्या कहा, मन में कैसा था उनका? रोष था। किसको लेके? मन में नहीं, सॉरी, दिल में क्या था? रोष। तो दिल से हो जाएगा दिल्मा, रोष से हो जाएगा रूसेफ। ये जो है किसके प्रेसिडेंट है? आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है, ठीक है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी? ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म की अगर आप बात करो तो 5 मेंबर नेशन है इसमें। बी से हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ये बताओ 2023 में कहाँ पे हो रही है? साउथ अफ्रीका में हो रही है, ठीक है। तो देखो चीजें क्या है, इन 5 नेशन ने मिलकर सोचा क्यों ना हम ही फंडिंग करके क्या है, हम ही नया बैंक जो है कंस्ट्रक्ट करें, जिसकी वजह से हमें क्या है इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना पे करना पड़े। अब चीजें क्या है, मेंबर कौन होगी? ब्रिक्स से 5 नेशन तो होंगे, उसके अलावा और कौन कौन से? बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे, ठीक है। कौन कौन से है? बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई और उरुग्वे हो जाएंगे यार, ठीक है। तो ये है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहाँ से आगे कंटिन्यू करने से पहले ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट 1-लाइनर्स में आपको लेकर आई हूँ, ठीक है। और कल थोड़ा मैं 500-600 तक रखूंगी ताकि आप लोगों का जो है रिविजन यहीं पे हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, अब फटाफट आपने मुझे बताना है, हमने कहा था आईबीआरडी के जो है आपके चेयरमैन का नाम क्या था? नहीं, वो तो आईएफसी के थे। मैंने कहा फाइनेंस करवाना चाहते हो, पैसे मक्खन लगाते हो, तो मख्तार क्या हो गया आपके? बट मैं तो आईबीआरडी के पूछ रही हूँ। सोचो सोचो, आईबीआरडी
ऐसा तो है नहीं कि हम लिखे आए हैं। अच्छा ये दिलमा कहाँ पढ़ के आए हम? न्यू डेवलपमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अच्छा वो मुख्तार कहाँ पे पढ़ के आए? IFC में पढ़ी। उसके अलावा हमने क्रिस्टलिना पढ़ी, वो कहाँ पढ़ी? तो फिर अब कौन बच गए? एक पर्सन बच गए हैं जिनको हमने ट्रिक बनाई है। चलो वापस जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहे क्या? अच्छा इसके है ही नहीं, इसके जो है अब याद क्या करना है, ये मुझे बताना था आप लोगों को कि मैंने बताया नहीं, ठीक है। इसके प्रेसिडेंट कौन है याद रखना, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं ना वही IBRD के प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि अजय बंगा है इस टाइम, ठीक है। बातें समझ आ गई, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वही मैं सोच रही हूँ शायद मैंने नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है। तो कौन है? अजय बंगा है। इससे पहले डेविड मेलपास थे, ठीक है। जब वो पास हो गए तो बने अजय बंगा। अजय बंगा ही है क्या प्रेसिडेंट आपके किसके? IBRD। चलो आ जाओ। अभी देखो हाल फिलहाल में IRDAI में जो है लाइसेंस दिया किसको? आपके एको लाइफ इंश्योरेंस को और क्रेडिट एसेस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को, ताकि जो है ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को कमेंस कर सके। यानी कि दो नई इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी बनी है जो कि आपके लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है? एक का नाम है एको, दूसरे का नाम क्या है? क्रेडिट। तो एको लाइफ इंश्योरेंस और क्रेडिट एसेस लाइफ इंश्योरेंस जो है दो नई क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। अब नेक्स्ट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल इस टाइम कितनी जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फंक्शन है, तो है 25। कितनी है? 25। देखो होनी तो कायदे से 26 चाहिए थी, पर ये फिर भी 25 हुई। क्यों? क्योंकि एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है मर्ज करा किसके साथ? HDFC लाइफ इंश्योरेंस के साथ। बातें समझ आ गई? तो ये दोनों मर्ज हो गई, तो दो नई अगर ऐड भी हो जाती है तो भी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। पहले इससे 24 थी, ठीक है। दो इकट्ठी होगी तो दो नई बन गई तो 25 ही रहेंगी। क्या बात है? सबको समझ आ गई, ठीक है। तो इस टाइम कितनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है इंडिया में? 25 है। कौन सी दो नई को लाइसेंस किया IRDAI ने? एको को और क्रेडिट एसेस को, ठीक है। इससे पहले 24 थी, हाल फिलहाल में हो गई 25, ठीक है। और किसका मर्जर हो गया? एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है। याद कैसे करना है? जो चीज X हो गई ना, X होगी वो किस में जाएगी? लीडिंग में जाएगी। और इंडिया का इस टाइम लीडिंग बैंक कौन सा? HDFC। तो याद रखना लीडिंग के पास कौन जाएगा? जो X हो चुका। X से क्या हो जाएगा? एक्साइड, ठीक है। और यहाँ पे कैसे याद रखना है आप लोगों ने? एको को क्रेडिट के साथ याद कर लो जैसे मर्जी, ठीक है। एको क्रेडिट ऐसे करके याद कर लो, एको और क्रेडिट आपका जो है एसेस लाइफ इंश्योरेंस। बातें समझ आ गई? उसके बाद जो है नेक्स्ट है शॉपिंग इंश्योरेंस कवर जो है पहला डिजिटल जो है करंट अकाउंट कस्टमर जो है ओपन किया गया। किसके द्वारा किया गया? चेकबुक के द्वारा। ये फाइनेंस से आ जाएगा, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। शॉप इंश्योरेंस कवर किसका है? चेकबुक का। याद कैसे करोगे? देखो कभी भी जो है चीज़ों का कवर आप लेने गए हो, उसके लिए क्या आपने चेकबुक दी? क्या दी आपने? चेकबुक। किस लिए दी आपने? क्योंकि आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते थे। इंश्योरेंस खरीदना चाहते थे तो प्रीमियम देना पड़ता है। आपके पास जो है उस टाइम जो है हार्ड मनी था नहीं हाथ में, आपने सोचा चल कैश बुक तो है, इस कैश बुक को ही पकड़ा देते हैं। क्या बातें समझ आ गई? तो पहले जो है शॉप इंश्योरेंस कवर जो है पहला डिजिटल जो है आपका अकाउंट कस्टमर है, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किया है? चेकबुक ने करा है। चलो ठीक है, ये बताओ इंडिया में जो है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर बिल्ड होनी है उसको लाइसेंसिंग कौन करता है? IRDAI करता है। किसको किया इन्होंने लाइसेंसिंग? एको और क्रेडिट एसेस को। ये दोनों कैसे बिजनेस बने आपके? लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की कितनी कंपनीज है इंडिया में? 25 है। अच्छा ये बताओ दो का मर्जर हुआ कौन? एक्साइड और HDFC लाइफ इंश्योरेंस। मैंने कहा ना HDFC लीडिंग है, उसके पास X होके हो गया, यानी कि एक्साइड और HDFC। नेक्स्ट है देखो अभी प्लेटफॉर्म जो है डीजी क्लेम करके जो है इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? ताकि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस का जो है एक पोर्टल बनाया जाए। आज से पहले क्रॉप इंश्योरेंस के लिए कोई पोर्टल नहीं था, पर इन्होंने क्या किया? एक नेशनल लेवल पे क्रॉप इंश्योरेंस के लिए क्या बनाया? पोर्टल, जिसका नाम क्या रखा? डीजी क्लेम। अब ये इंट्रोड्यूस किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही करेंगे, जिनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। बातें समझ आ गई? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने क्या किया? डीजी क्लेम जो है इंट्रोड्यूस किया, जो कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है। कितनी बातें समझ आ गई? नेक्स्ट है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, निश्चित आयुष प्लान। मैंने कहा था इनका क्या है? आदित्य बिरला, ये बहुत बड़ी फर्म है। इन्होंने सोचा क्यों ना हम क्या कर ले, सबका क्लेम कर ले, यानी कि हम निश्चित कर ले कि ये जो मेडिसिन लेना वो आयुष की ले, ताकि इनकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुर्वेदिक, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथिक ड्रग्स।
ना ही होम्योपैथिक ड्रग से आपको बॉडी में क्या है कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ना ही किसी आयुर्वेदिक से होता है। इसीलिए क्या है आदित्य बिरला ने सोचा क्यों ना मैं निश्चित यानी कि डेफिनेटली क्या है इनको कहूँ तुम आयुष से ही प्लान करवाना, यानी कि आयुष के पास जाके प्लानिंग करना कौन से मेडिसिन खानी है। तो निश्चित आयुष प्लान जो है किसका है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का है। बातें समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जो है लॉन्च करा है एनीवेयर कैशलेस। आपसे ये पूछ सकते हैं कि एनीवेयर कैशलेस करके प्रोडक्ट किसका है, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पहले होता क्या था कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर जो है इजी कैशलेस पेमेंट नहीं करवा सकते थे, यानी कि आप क्लेम करते हो ना पैसा, पेमेंट उसके थ्रू जो है आप कैशलेस नहीं करवा सकते थे। बट पहली बार ऐसा फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिससे अगर आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में जाके कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हो। किसने करा है, आपके ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, और नाम क्या रखा है, एनीवेयर कैशलेस। बातें समझ आ गई। अच्छा, निश्चित क्या करना है, आयुष का प्लान किसका है, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का है। बातें समझ आ गई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एनीवेयर कैशलेस किसका, ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी वजह से क्या, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कहीं भी आप फ्री में कैशलेस जो है अपना क्या करवा सकते हो, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, ये हमने पहले भी किया था, पे एज यू ड्राइव। ये न्यू इंडिया एश्योरेंस का ये कैसा व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये बताओ न्यू इंडिया एश्योरेंस का जो है फाउंडेशन किस ईयर में किया था, 1990 में। हेडक्वार्टर का है मुंबई में है, ठीक है। अच्छा देखो, ये चीज़ें बोलना नहीं आप लोगों ने। उसके अलावा आपने मुझे बताना है इंडिया की सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड जनरल इंश्योरेंस कौन सी, न्यू इंडिया एश्योरेंस है। कितनी चीज़ें क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नेक्स्ट है, बजाज फाइनेंस ने लॉन्च किया इंश्योरेंस मॉल, ये भी हम कर चुके हैं, यानी कि आप लोगों को सिर्फ एक रिविजन करवा ली, ये सब हम कर चुके हैं बैंक, ठीक है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस ने क्या किया, पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। बजाज ने क्या लेके आया, इंश्योरेंस मॉल। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बजाज फाइनेंस की फाउंडेशन कब हुई, ये एक्स्ट्रा है 1987 में। सीईओ का नाम क्या है, संजीव बजाज। अब दिखती बात है, बजाज बजाज इकट्ठा नहीं देंगे पेपर में, बंदे का सिर्फ नाम देंगे संजीव, ठीक है ना, तो याद रखना आप लोगों ने, या फिर सारे बजाज दे देंगे, ठीक है, ये याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये बोले कि बजाज फाइनेंस के सीईओ कौन है और एक में बजाज लिख दिया तो इजीली समझ जाओगे। तो सारे नाम क्या रखेंगे आपके, बजाज रखेंगे, तो याद रखना कौन है, संजीव बजाज, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, बड़े अजीब से इंसान है कौन, आपके बजाज के, जो बजाज के फाइनेंस वाले हैं वो कैसे बड़े अजीब इंसान है। वो पहले सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, मान लो बंदे का डॉक्यूमेंट्स ही ना हो एट अ टाइम, उन्हें क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो कैसे इंसान है, बड़े अजीब इंसान, यानी कि संजीव आपके बजाज हो जाएंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है बजाज फाइनेंस का, तो पुणे में है, ठीक है, महाराष्ट्र में। SBI जनरल इंश्योरेंस ने जो है पार्टनरशिप किया है किसके साथ, आपके डूअर्स NGO के साथ, ताकि रोड सेफ्टी जो है प्रोवाइड कर सके एज अ पार्ट ऑफ CSR। ये हम कर चुके हैं, पर उसमें मैंने ये चीज़ नहीं लिखी थी कि डूअर्स NGO के साथ करेंगे। क्या बातें समझ आ गई। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सिस बैंक ने जो है एंटर किया है रिवाइज पैक्ट विद मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी हम कर चुके हैं, ताकि ये जो है इनका एडिशनल 7% स्टेक जो है मिल सके किसमें, मैक्स लाइफ में। इसका मतलब ये जो है मैक्स लाइफ में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, कितना ज़्यादा, पहले ऑलरेडी था उस पर और 7% ज़्यादा चाहते हैं। कौन चाहते हैं, आपकी एक्सिस बैंक। याद रखना, इंडिया में 3 लीडिंग बैंक्स है प्राइवेट सेक्टर के, सबसे पहले HDFC है, दूसरा ICICI है, तीसरा एक्सिस बैंक है। तो एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा है, तभी तो तीसरे नंबर पे है। तो याद रखना, इन्होंने क्या किया, जो मैक्स लाइफ, जो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज है, यानी कि फाइनेंस का क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना पैक्ट यानी कि अपना जो समझौता है उसमें क्या किया, इन्होंने कहा हम जो है तुम्हारे 7% शेयर को और जो है एक्वायर कर रहे हैं। क्या बातें समझ आई। इसका मतलब इन्होंने उतना इक्विटी यानी कि इनका क्या शेयर है उसमें, यानी कि समाव इन्होंने इनको फंड किया। चलो ठीक है, हो गया ये एंड। इसका एंड होने के बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे डिफाइन करना है, ठीक है।